नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन आज बात होगी एग्री बिल्स की। जिस तरह से एग्री बिल्स को वापस लेने का फैसला किया गया है, इस पर चर्चा काफ़ी गर्म है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे आने वाले दिनों में, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ होंगे रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, सिराज हुसैन साहब होंगे जो पूर्व कृषि सचिव है और जाने माने एग्री एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही अनिल घनवट होंगे, शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अपॉइंटेड कमेटी थी जो फार्म लॉ बिल के ऊपर अपनी राय देनी थी, उस कमेटी के वो मेंबर भी थे। साथ ही बिटपन मजूमदार होंगे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो शो के आखिर में हमारे साथ होंगे और अपनी राय देंगे एक कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए एग्री बिल्स के बारे में बात करें उससे पहले फटाफट से आपको सबसे पहले कुछ कमोडिटी मार्केट का चेक ले लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र राव है। रविंद्र जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आज गोल्ड और सिल्वर में काफी रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से जी सर, आपके पास वापस आएंगे, शायद दिक्कत हो रही है आपके ऑडियो में, वापस से आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर में आज बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात करें तो 48,800 रुपये के आसपास, चांदी 65,600 रुपये के आसपास, बेहद ही टाइट रेंज का कारोबार हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या 49,000 रुपए के नीचे क्या गोल्ड में एंट्री करनी चाहिए? और चांदी में भी आज हल्की तेजी है। इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए? रविंद्र जी से वापस इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा अगर कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर आज भी दबाव है। पिछले हफ्ते जबरदस्त गिरावट देखी थी कच्चे तेल में। ब्रेंट क्रूड का भाव $79 के नीचे चला गया था, करीब करीब 4% हमने फ्राइडे के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखी। अब आज हालांकि रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, 5,650 रुपए के आसपास एमसीएक्स क्रूड है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $79 के नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर कुछ बेस मेटल्स की चाल की नजर डाल लेते हो तो यहाँ पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेड को छोड़कर जितने भी बेस मेटल्स के काउंटर है वो कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। कॉपर की बात करें तो 731 रुपए के नीचे है, आधे % की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। कॉपर के अलावा कुछ और काउंटर्स की अगर बात करें, जिंक, निकेल और एल्युमिनियम। निकेल देखिए 0.25% की तेजी, बेहदी रेंज में यहां भी कारोबार 1533 रुपए के आसपास निकेल का वायदा ट्रेड कर रहा है। निकेल के बाद अब बात करते हैं लेड की। लेड में भी हल्की तेजी 186 रुपए के ऊपर है। रविंद्र जी, आपसे गोल्ड और सिल्वर पर राय जानना चाह रहे थे, इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए आज? विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक अच्छा खासा सपोर्ट आ चुका है। गोल्ड में मेरे हिसाब से 48,800 से 48,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो अराउंड 48,300 का है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग लेवल है और हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा भी अगर डिप आता है टुवर्ड 750 700 बाई करना चाहिए। हमें लगता है ऊपर में अराउंड 49,000 से लेके 49,050 तक के लेवल्स इंट्राडे पॉसिबल है। वहीं सिल्वर में भी अगर देखें तो सिल्वर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और करेक्टिव टिप आए टुवर्ड्स 65,200 65,300, लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग के लिए। इसमें एक ब्रेकआउट रेट भी ले सकते हैं। अगर 65,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि फिर 66,200 66,300 तक प्राइस जा सकता है। सो या तो डिप पे बाई कीजिए या फिर एक ब्रेकआउट पे बाई कीजिए। डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार करेक्टिव मूव देखा जा सकता है, तो आई थिंक दैट विल सपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सर, कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो कच्चे तेल में काफी गिरावट अब आ गई है। ऊपर के लेवल से अब देखिए तो 10% से ज्यादा की कमजोरी अब तक आ चुकी है। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से अब अच्छी रिकवरी की उम्मीद आप कर रहे हैं क्या कच्चे तेल में? मृत्युंजय, विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से कच्चे तेल में एक सपोर्ट है। अगर WTI क्रूड देखे तो मेरे हिसाब से 75 से लेके $74 तक के सपोर्ट है। और अगर वो निकल जाता है तो मेरे हिसाब से $72 तक आ सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक रिकवरी आना चाहिए। और अगर MCX की बात करें तो MCX अराउंड से 5,750 5,800 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर डिप आता है तो एक बार बाय करके चल।
ओके, यानी कच्चे तेल में डिप पे बाइंग की सलाह है, क्योंकि अब काफ़ी फॉल आ गया है, तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। 5,700 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। 5,640 रुपये पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5,600 रुपये का लगाना है। सर, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो आज बेहद ही रेंज में यहाँ पर कारोबार हो रहा है, कहीं पर मिक्स सा ट्रेड है। कॉपर दबाव में है, कॉपर देखिए 730 रुपये के आसपास। यहाँ पर कॉपर में क्या आपको मौके लग रहे हैं सर? बिल्कुल, कॉपर में मेरे हिसाब से 728 से लेके 727 का एक सपोर्ट है। मेरे हिसाब से वहां से एक बार बाइंग आना चाहिए कॉपर में, और फिर से एक बार ये 734 735 तक जा सकता है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 728 वुड बी अ गुड बाय। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 725 के आसपास होगा, और इमीडिएट टारगेट हम 734 का ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर टिक गया तो फिर ये 736 तक हो जा सकता है। ओके, तो ये कॉपर पे रहा है, कॉपर 734 रुपये। इसके अलावा कुछ बेस मेटल्स में और कुछ पसंद आ रहा है आपको रविंद्र जी? एल्यूमिनियम में देखा जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में हमने 204 205 के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए देखा था एल्यूमिनियम के प्राइसेस को, और हमें लग रहा है कि 214 से लेकर 215 तक के लेवल्स एल्यूमिनियम में पॉसिबल है। सो अगर कोई भी गिरावट आती है एल्यूमिनियम में तो मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए, क्योंकि हमने काफी जोरदार सेलिंग देखी थी एल्यूमिनियम में, और अभी ये अराउंड 2500 से लेकर 2600 के आसपास एलएमई पर सपोर्ट ले रहा है, और हमें लगता है कि ये एक अच्छा पिक होगा इन द एंटायर बेस मेटल्स पैक अदर देन कॉपर। और अगर डिप आता है तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 214 टू 215। ओके, तो ये भी हुआ है एल्यूमिनियम पे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब फार्म लॉ बिल की। जिस तरह से फ्राइडे के दिन पीएम मोदी ने जिस तरह से वापस लेने का फैसला किया है कृषि कानून को, तो इससे क्या कुछ बदलाव होगा और क्या कुछ असर होगा? हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट और शेतकारी संगठन के प्रेसिडेंट हैं अनिल घनबट साहब, जो एससी अपॉइंटेड कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार के इस फैसले पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये फैसला तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए और पूरे देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 सालों से शेतकरी संगठन रिफॉर्म्स मांग रही थी। जो कानून इस देश में है वो किसानों का शोषण करने की सहूलत देने वाले कानून है। ये बदल के कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए जो किसानों को मंडी की आजादी दे, जो किसानों को तकनीक की आजादी दे। इसलिए पिछले 40 साल से हमारी मांग रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था कि इन कानूनों में बदलाव लाके, कुछ नए रिफॉर्म्स लाके किसानों को मंडी की आजादी देने का प्रयास किया था, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को में सुधार लाके किसानों को लूटने का जो हथियार है उसको कुछ कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी को वो रिपील करना पड़ा। ये फैसला बिल्कुल गलत है किसानों के नजरिए से, ये नहीं होना चाहिए था। और जिस व्यवस्था की वजह से किसान लूटा जा रहा था, यही व्यवस्था अगले कई साल जारी रहेगी और किसान आत्महत्या करता रहेगा। ये हमें कहना है बारे में। ओके। सर, आप बने रहिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी हैं, जो पूर्व कृषि सचिव है और जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। सर, आपकी राय हमेशा न्यूट्रल रहती है, एग्री मामले की आप अच्छी पकड़ है आपकी। इन कृषि कानूनों के जाने के बाद क्या अब किसानों की हालत बेहतर हो जाएगी? आपको क्या लगता है, या पहले बहुत अच्छी थी, ये कानून आता तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती? बिल वापसी से, ऐसे में भी अगर बिल की वापसी होती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? देखिए, मैंने इस पे 2 आर्टिकल्स लिखे हैं। एक प्रिंट में लिखा है, एक मनी कंट्रोल में लिखा है, आज ही छपा है, वो पढ़ लीजिए। आपके जो देखने वाले हैं वो भी पढ़ लें। ये इतने कॉम्प्लेक्स सवाल हैं कि इसका जवाब ऐसे यस और नो में देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की जरूरत है, और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये अब सड़क यहाँ आके खत्म हो गई है। राज्य सरकारें, मुझे लगता है कि जो भी अपने यहाँ मुनासिब नीतियां होंगी वो नीतियां वो बनाएंगी, जिससे कि उनके किसानों को फायदा हो सके, उनकी मार्केटिंग बेहतर हो सके। और मार्केटिंग तो सिर्फ एक चीज है, पूरे कृषि सेक्टर को अगर देखा जाए तो मार्केटिंग उसका एक एस्पेक्ट है। मैंने आज लिखा है कि इन कृषि कानूनों के जरिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या 6 चैलेंजेस हैं जो आगे भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार फेस करेंगी।
ओके सर, एक आर्टिकल तो मैंने पढ़ा था आपका सर, अब इसके बाद क्या अगर इस फैसले के बाद रिफॉर्म की रफ्तार को झटका नहीं लगेगा? क्योंकि अब कोई भी एग्री कानून, नए रिफॉर्म अगर एग्री सेक्टर से रिलेटेड होंगे तो सरकार इतनी आसानी से नहीं लाएगी, काफी सोच समझ के और काफी इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा आपको नहीं लग रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हम जिस तरह के सिस्टम में हैं, एक फेडरल सिस्टम है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का एक रोल है। मिसाल के तौर पे अगर कल को गुजरात या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश की सरकार ये फैसला करती है कि उसको मार्केटिंग का कानून इसी राह पे बनाना है जिस राह पे केंद्र का कानून था, तो वो बना सकती है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि अब बिल्कुल ये रुक जाएगा। दूसरी बात ये है, ये वाला कानून तो चलिए किसानों के एजिटेशन की वजह से विड्रॉ हुआ या रिपील होगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। लेबर लॉ पार्लियामेंट ने पास किया था पिछले साल, लेबर कोड, अभी तक तो उसके रूल्स नहीं नोटिफाई हुए। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक निगोसिएशन का प्रोसेस है, वो निगोसिएशन चल रहा है और मुझे लगता है कि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब कृषि क्षेत्र में सुधारों का खात्मा हो गया है। हमारे साथ अनिल घनवट जी भी बने हुए हैं। सर, आपसे अब अगला सवाल यही होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी थी उसके आप मेंबर्स भी थे, क्या आप लोगों की रिपोर्ट आई, उसको टेबल किया गया या सरकार ने पब्लिक के बीच में आप लोगों ने क्या सुधार की गुंजाइश वगैरह के लिए क्या कुछ सुझाव दिए थे, क्या इसे पब्लिक के बीच में लाया गया? आज 8 महीने होने का है, हमने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की है, लेकिन आज तक उसको ना तो पब्लिक किया गया, ना उस पर कोई चर्चा हो गई। तो ये भी अगर जिस मामले पे हमारी कमेटी बनी थी और वो मसला इतना अहम था, पूरे देश को उसने झकझोर के रखा है, उसको हमारे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी होगा तो पब्लिक क्यों नहीं किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। और मुझे विश्वास है कि अगर हमारी रिपोर्ट पब्लिक की जाती, उस पर चर्चा हो जाती, तो शायद कोई हल निकलता था। हम ये नहीं कहते कि हमारी रिपोर्ट 100% करेक्ट है, लेकिन चर्चा होके फिर से उस पे पार्लियामेंट में चर्चा होके अगर कोई नई राह निकलती थी तो उसको देखना चाहिए था। ऐसे ही रिपोर्ट को डंप करना अच्छा नहीं है। हमने 4 महीने उसके लिए बिताए हैं और वो पूरा डाटा का स्टडी करके, सभी लोगों से बात करके हमने ये रिपोर्ट बनाई थी। देश क्या चाहता है, देश का किसान क्या चाहता है, मेजॉरिटी क्या चाहती है, वो हमने रिपोर्ट में लिखी है, ना कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हमने उस पर थोपी है। तो ये होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है क्या पब्लिश करना है, नहीं करना है, लेकिन ये हो जाता तो देश के लिए अच्छा होता था। ये मेरा कहना है इस बारे में। ओके खैर, इस कानून को लेकर जो काफ़ी सवाल उठे थे सर, एक सवाल ये भी था कि कॉरपोरेट की यहाँ पर पहुँच ज़्यादा, पैठ ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी भागीदारी। लेकिन सिराज हुसैन साहब, आपसे एक मेरा सिंपल सवाल है, अगर कॉरपोरेट की भागीदारी के बिना क्या एग्री सेक्टर का रिवाइवल संभव है? अगर कोई भी आप मशीनरी ले लीजिए, कोई भी इक्विपमेंट जो एग्री सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, क्या वो बिना कॉर्पोरेट की भागीदारी के आया है? नहीं तो अगर किसान हल ही चलाते रहते, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की ले लीजिए, करीब देश में आधे से ज़्यादा बिकने वाली ट्रैक्टर महिंद्रा की बिकती है, तो कॉर्पोरेट की भागीदारी तो बिल्कुल ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में अगर इस तरह के सवाल उठाने की कॉर्पोरेट की भागीदारी यहाँ पे शोषण हो जाएगा, क्या पहले से किसानों का शोषण नहीं हो रहा था, तो क्या इस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आपने तो पहले ही अपना व्यू बना लिया है, तो अब इसमें क्या कहा जाए। देखिए, ये सवाल इतने सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में नहीं हो सकते हैं। आज भी तो कॉर्पोरेट खरीदता है, जो अगर सोयाबीन उगाता है किसान, तो आज भी तो कॉर्पोरेट खरीदता है। आज भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसान अगर चाहे तो मंडी के बाहर सीधा सोयाबीन की मिल को अपना सोयाबीन बेच सकता है, सीधे अगर चाहे तो मक्का बेच सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ये इतने सिंपल नहीं है जैसे जिस तरीके से आपने इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर सीधे बेच पाएंगे तो यहाँ पे ये भी होता है कि काफी 90%, शायद आपके ही आर्टिकल है, किसी और आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था जिसमें 90% किसान जो मार्जिनल किसान हैं, और मैं भी गाँव से आता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ गाँव में वहीं के किसी ट्रेडर को वो बेच देते, गाँव के बाहर तो वो पहुँच ही नहीं पाते अपनी फसलों को बेचने के लिए।
तो डायरेक्ट वो किसी कंपनी या किसी ये तक कहाँ पहुंच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी, जो हमारा तजुर्बा बताता है कि कंपनियां सीधे किसानों से पहले भी नहीं खरीदती रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो सीधे किसानों से डील करेंगी। वो बीच में किसी ना किसी को जरूर डालेंगी, वो भले ही कमीशन एजेंट हो या कोई और एग्रीगेटर हो या आईटीसी हो या कोई और बड़ी कंपनी हो। आप क्या समझते हैं, आईटीसी जो इतना एग्रीकल्चरल कमोडिटी खरीदता है, तो क्या अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है? वो किसी और को बेचता है। तो कोई ना कॉर्पोरेट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल सीधे किसानों से खरीदेंगे। ये मुझे नहीं लगता आगे भी होगा। बीच में कोई ना कोई एक, जिसको आप मिडिल मैन कह सकते हैं या एजेंट कह सकते हैं, कोई भी नाम उसको दें, वो जरूर लाएंगे, क्योंकि हमारे किसान इतने छोटे हैं, उनका उत्पादन इतना कम है कि उस छोटे छोटे उत्पादन को एग्रीगेट करने के लिए एक एग्रीगेटर बीच में चाहिए। जी सर, अनिल घनवर साहब, आप एक बड़े संगठन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के काफी किसान आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का इस बिल को लेकर क्या रिएक्शन है जब इसे वापस लेने का फैसला लिया गया? किसानों में तो गुस्सा है महाराष्ट्र में, क्योंकि इन कानूनों की वजह से किसानों को कुछ ऑप्शंस मिल रहे थे। अभी हुसैन साहब कह रहे थे कि बिचौलिया तो रहते हैं, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन अभी जो प्राइवेट मंडी शुरू हो गई है, उसमें एक ऑप्शन हो गया कि सिर्फ गवर्नमेंट की मंडीज में या कोऑपरेटिव मंडीज में जो किसानों के फसलों की नीलामी होती थी, कोई कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन है तो दाम अच्छे मिल जाएंगे। बिग बास्केट जैसी कंपनियां, मदर डेयरी और रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां, उन्होंने गांव-गांव में अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर शुरू किए हैं। वहां किसान जाता है और वहां वो पहले ही दाम बता देते हैं कि हम ये अगले 3 दिन इस रेट से खरीदी करेंगे। उसका प्राइस डिस्कवरी बिल्कुल मंडी से ही होता है, लेकिन किसानों को एक ऑप्शन है और उसमें से उनका पैकिंग का खर्चा बचता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है, और पूरा दिन जो मंडी में उसका वेस्ट होता है, वो उसका समय भी बचता है। तो इन कानूनों ने जो आजादी दी थी कि हम सिर्फ मंडी में नहीं, कहीं भी बेच सकते हैं, गांव में बेच सकते हैं, कोई खरीदार हमारे घर पे आके भी हमारा माल खरीद सकता है, ये हमें अच्छा लगा था। और ये जी जी, ये तो फिर हमें मंडी में जाके हमारे नीलामी करवानी पड़ेगी कि मेरी जो कमोडिटी दाम में मुझे नहीं देना है, जो भी नीलामी होगी वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ओके ओके, तो ये भी हुआ घनवर साहब का। सर, आखिरी सवाल आपसे, हुसैन साहब, आपसे ये होगा कि अब किस तरह के रिफॉर्म की एग्री सेक्टर में ज़रूरत है ताकि किसानों का फ़ायदा हो इस पे, और किस प्रोसेस के जरिए इसको लाना चाहिए? देखिए, राज्य सरकारों को कृषि के क्षेत्र में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। जो अभी धनवत साहब ने कहा प्राइवेट मंडियों की बात, ये सब प्राइवेट मंडियां जो बनी हैं, ये केंद्र का कानून आने से पहले ही बनी है, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपने एपीएमसी एक्ट में इसका प्रोविजन किया है। तो कोई भी राज्य सरकार अगर कृषि कानूनों में कोई सुधार चाहती है तो उसको पूरा अधिकार है, वो उसको कर सकती है। वो केंद्र का कानून तो ये पहली बार आया है, इससे पहले हमेशा कृषि के क्षेत्र में जो कानून बनाए गए थे वो राज्य सरकारें बनाती थी, आगे भी बनाती रहेंगी। स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर में आता है, तो कृषि कानून अब राज्यों के साथ मिलकर बनाया जाए, राज्यों की तरफ से बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया हुसैन साहब आपका, घनवर साहब आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कृषि कानून के बाद अब बात कुछ एग्री मार्केट की कर लेते हैं, जहां पर आज ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है। अगर एग्री मार्केट में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आज एक्शन है ग्वार और सोयाबीन के काउंटर पर। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, ग्वार में आज काफ़ी गिरावट दिख रही है? ये जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम ग्वार के मार्केट में देख रहे हैं, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन रही है या काफ़ी रिस्की बेट है अब ये? जी नहीं, विश्वमोहन, मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम ग्वार सीड और गम के प्राइसेस देखें तो
काफी ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहे थे, और अभी जैसे हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आते हुए देखा है, तो आई थिंक इसमें और गिरावट पॉसिबल है। तो अगर गुआर सीड की बात करें तो गुआर सीड में 5,800 से 5,700 तक के लेवल्स पॉसिबल है। गुआर गम में अराउंड 10,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी अगर राइज आता है तो एक बार बेच के चलना चाहिए। अगर गुआर सीड की बात करें तो 6,300 6,400 इज सेलिंग लेवल। 6,600 के ऊपर स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। टारगेट मेरा होगा 5,700 से 5,800। और अगर गुआर गम की बात करें तो गम में अराउंड 11,800 900 पे शॉर्ट करके 10,500 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी और गिरावट आ सकती है कुल मिलाकर गुआर सीड और गुआर गम दोनों में, तो आपको सेल पोजीशन के साथ बनी रहनी चाहिए। सर सोयाबीन को लेकर रविंद्र जी क्या लग रहा है आपको? सोयाबीन में आज अच्छी तेजी है, 3.5% दाम बढ़ गए, ओवरसीज प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, सोयाबीन का एक्सपोर्ट मांग भी बेहतर है, क्या लग रहा है अब? सोयाबीन में आई थिंक एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है अभी। 6,400 6,450 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर करेक्शन आएगा। आई थिंक एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है सोयाबीन में, और अगर करेक्शन आता है तो भी 5,800 850 तक के आ सकता है। सो आई थिंक 6,400 450 एक आइडियल कैप होना चाहिए, और फ्लोर अराउंड 5,800 का होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेशन सेट इन होगा, और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तो मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेटिव मूव पॉसिबल है सोयाबीन में। डेटेड मूव सोयाबीन में पॉसिबल लग रहा है रविंद्र जी को। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बिटूपन मजूमदार भी है। बिटूपन, आपके लिए क्रूड कैसा लग रहा है? करीब करीब 6 से 7 हफ्ते के निचले लेवल पे है, यहाँ से क्या आपको रिकवरी दिख रही है? रविंद्र जी को तो दिख रही है। हाँ, मुझे भी वही दिख रहा है कि राय दी है 5,750 रुपए का टारगेट है और 5,580 का स्टॉप लॉस लगाना है। सर एनर्जी में रविंद्र जी नेचुरल गैस आपको कैसा दिख रहा है अब यहाँ से? वेल, नेचुरल गैस विश्वमोहन मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज है। अगर ऊपर का लेवल देखे तो 380 390 का एक कैप है इसमें, और जो सपोर्ट है वो अराउंड 350 का है। लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक शॉर्ट ही लग रहा है नेचुरल गैस में, जब तक कि ये 375 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। मेरे हिसाब से 368 370 वुड बी अ सेलिंग लेवल। 375 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से 360 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो एक्सट्रीम लेवल होगा नीचे में वो अराउंड 350 348 का होगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर और फॉल डीपन हो सकता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो रेंज चल रहा है 350 से लेके 390 का, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बेच के चल सकता है। इंट्राडे के लिए बेचिए। 350 से 390 रुपए का जो रेंज है उसको ध्यान रखिएगा, उस रेंज में ही ट्रेड करने की कोशिश करें। बिटूपन, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? आज काफी टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। देखिए, गोल्ड में भी हम लोगों ने बताया था कि गोल्ड में थोड़ा डिप्स में बाय करना है। गोल्ड में जो तेजी आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आ रहा है, और एक करेक्शन जरूरी होता है, और ये अभी फिलहाल 48,800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से एक 100-150 रुपए का अगर इंट्राडे करेक्शन मिलता है गोल्ड में, तो मेरे हिसाब से बैठना चाहिए बाय पे, और पोजिशन इसको होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और करेक्ट बस एक टेक्निकल करेक्शन है, यहाँ पे कोई डरना नहीं है। इवन गोल्ड एंड सिल्वर आप डिप्स में बाय कर सकते हो। मेरा वही टारगेट रहेगा 49,500 to 600 आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो मैं पोजिशनिंग लूंगा। इंट्राडे में मैं नीचे लेवल पे अगर बाय करता हूं तो मेरा 49,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओके, यानी 49,500 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। बिटूपन, आखिरी सवाल कॉपर को लेकर 730 रुपए के आसपास चल रहा है। कॉपर में क्या करें, खरीदे या बेचे? कॉपर में तो मेरा अभी व्यू बेरिश है, और कॉपर में अभी फिलहाल जो फंडामेंटली भी मुझे वीकनेस दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड अभी स्लो डाउन है, और 2022 में जो कॉपर का सरप्लस पोजीशन है, इसके हिसाब से शॉर्ट टर्म गोइंग फॉरवर्ड एवरी पुलबैक पे कॉपर को बेचना है। इंट्राडे में भी आप कॉपर को बेच सकते हो। अभी फिलहाल 730 चल रहा है मार्केट। 733 के आसपास आप कॉपर को बेच सकते हो। 737 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इंट्राडे में अगर देखते हो तो 725 के आसपास आपका एक इंट्राडे टारगेट रहेगा। अगर इसको आप देखते हो तो 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से कॉपर में मुझे दिख रहा है कि कॉपर शायद 700 रुपए के नीचे भी है। ओके, 700 के नीचे भी आ सकता है ना। कॉपर में बेरिश जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। आज इंट्राडे के लिए 725 और पोजिशनल व्यू है कि 700 के नीचे भी आगे कॉपर आ सकता है। शुक्रिया बिटूपन आपका, रविंद्र जी आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। कमोडिटी नाउ के दर्शकों को तमाम ट्रेडिंग कोर्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।